शुरुआत और नए नतीजों के साथ, क्योंकि आप सभी सुबह से अपनी चैनल की स्क्रीनों पर टकटकी लगाए देख रहे हैं, खास तौर पर बिहार के विधानसभा चुनाव सबके अपने अपने गणित और अपने अपने आंकड़े। कोई भी पार्टी ये मानने को तैयार नहीं कि वो सत्ता से जा रहे हैं या सत्ता में आ रहे हैं। हालांकि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के तमाम जो नतीजे थे, उसके बाद महागठबंधन में कल से कल जरूर एक खुशी की लहर थी और कुछ जगहों पर तो बधाइयों का तांता भी शुरू हो गया था, जैसा कि राजनीति का दस्तूर है। हालांकि तेजस्वी यादव इस पर कुछ नहीं बोले थे, लेकिन इसके विपरीत जो जेडीयू के प्रवक्ता है, उन्होंने कल कुछ प्रवक्ताओं ने हार तक स्वीकार कर ली थी। लेकिन जो अभी नतीजे आ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसमें मैं कहूंगा कांटे की टक्कर है और कुछ हद तक एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन अभी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी 12 भी नहीं बज पाए हैं और 2 से 2:30 बजे तक ये पिक्चर क्लियर होनी है। क्योंकि कहा जाता है शुरुआत में रुझान कई बार जो जिस पार्टी के पक्ष में जा रहे होते हैं वो दोपहर तक बदल भी जाते हैं। हमारे पास इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है समाचार 24 के एडिटर चीफ डॉक्टर विवेक गर्गाचार्य। सीधा रुख करेंगे उनका। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, क्योंकि आपका राजनीतिक अनुभव है और आपने तमाम चुनावों की कवरेज करी, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, इवन जिला पंचायत के चुनाव हो, आपने बारीकी से चीजों को एनालाइज किया। बिहार के चुनाव में शुरुआत में देखा जा रहा था कि जो स्थितियां थी, एंटी इनकम्बेंसी का डर था और साथ ही साथ नीतीश कई बार से वहां मुख्यमंत्री रहे और लालू यादव के लाल का इस समय प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। लेकिन इस पूरे चुनाव को हम लोग 2 कैटेगरी में एनालाइसिस करेंगे। पहला, एंटी कम्बेंसी रही या नहीं रही, क्योंकि शुरुआती रुझान अभी हैं, क्योंकि लगभग अगर हम लोग सही देखें तो 4 घंटे का समय होने को बाकी है और ईवीएम में लगभग आधी काउंटिंग अब तक हो जाती है निश्चित तौर पर और 40% के रेशियो में हो जाती है। तो अब इस समय एंटी कम्बेंसी वर्ड हम लोग यूज करने से थोड़ा हिचकिचाएंगे, चूंकि एनडीए वहां बहुमत के करीब पहुंच चुकी है। लगभग 121, 124 अलग अलग चरणों का अलग अलग रुझान है, उनके आसपास एनडीए यहाँ पहुंच चुकी है। इसके साथ ही लेकिन एक और चीज है बिहार में, क्योंकि जिस तरीके से बिहार का चुनाव हुआ, वहां प्रधानमंत्री जी ने खुद रैलियां की और तेजस्वी पर निशाना साधा। तेजस्वी पीएम के खिलाफ नहीं बोले। इसका खामियाजा ये है कि अभी जो महागठबंधन है वो 100 से ऊपर बना हुआ है, अभी फाइट में है, इसको हम एक तरफा नहीं बिल्कुल कह सकते। लेकिन अगर हम दूसरा हिस्सा इसका देखें, ओपिनियन पोल जिस तरीके से आए, कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल वाले लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि हम तो बिहार में थे नहीं, हम तो इस पर चर्चा कर रहे हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर तक हैं, हम बिहार में नहीं थे। लेकिन जो बाकी चैनल्स के रुझान निकल कर आए, जो कहते हैं कि सबसे सटीक उनके रुझान है, वो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है उनको पिक्चर्स में कि वो कहीं ना कहीं पीछे रहे। यानी रुझान कुछ और थे, जो रुझान एक तरफ क्लीन स्वीप की तरफ दावा कर रहे थे, लेकिन पिक्चर अब में अभी लड़ाई है। तो बीजेपी, सुबह जो प्रवक्ता नजर नहीं आ रहे थे बीजेपी के किसी भी चैनल पे, अब वो थोड़ा थोड़ा नजर आने लगे हैं। विवेक, आपने जैसा कहा कि अभी लड़ाई है, लेकिन अभी आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो एनडीए तो सरकार बनाती दिख रही है, 12 बजे का समय है और एनडीए वो पार्टी जिसपे ये भी कहा जा रहा था कोरोना काल में जो लोग मजदूर पैदल चलकर घर गए, जो महाराष्ट्र से जिन्होंने बिहार का पूरा एक सफर तय किया, किसी ने अपने आभूषण बेचे तो किसी ने अपना मोबाइल बेचा और उन पैसों के साथ वो अपने बिहार तक पहुंचे। कोई बिटिया अपने पिता के साथ साइकिल पर लेकर पहुंच रही है। तो ये सारी जो फैक्टर थे, क्या विधानसभा चुनाव आते आते लोग भूल गए या ये एक महामारी का रूप था, तो किसी सरकार पर दोष मढ़ना नहीं कर रहे? लेकिन कोई नहीं भूला जी, समझ गए ना, कोई भूला नहीं है, ये बात बिल्कुल आप तय मानिएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो जनता के मन में होता है वो कई बार वोटिंग में नजर नहीं आ पाता। आप ये सोचिए, जो बीजेपी और जो एनडीए वहां सरकार बना रही थी, तकरीबन 140 सीटें पिछली बार, अब बीजेपी 130 के पीछे आ रही है। यानी कि अगर सरकार अच्छा काम करती है तो सीटें बढ़ती हैं, ठीक है ना, उसके बावजूद पीछे सीटें पीछे खिसक रही हैं यहाँ पर। अब ये पूरा आकलन तो जब पूरे नतीजे हम लोगों के पास होंगे, चुनाव आयोग हम लोग भेज देगा, उसके बाद ये स्थिति ज्यादा क्लियर होगी। लेकिन ये माना जाए कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जेडीयू एक चीज और समझ लो, जेडीयू पिछली बार 80 के करीब था, वो इस बार अब तक 70 या 60-65 के करीब खेल रहा है, यानी कि 15 से 20 सीटें माइनस हो रही हैं। और आपने लास्ट में एक चीज देखी होगी, चुनाव जब अंतिम चरण में था निखिल, उस वक्त एक चीज सामने निकल के आई, क्योंकि नीतीश ने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है,
जी। यानी कि कहीं ना कहीं नीतीश को ये लगा कि पेच है, फंस चुका है। दूसरी तरफ बीजेपी और नीतीश और बाकी दल जो समझ रहे थे कि लालू के लाल जो है उनको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, उन्होंने तेजस्वी ने बता दिया कि मैं अंडर एस्टिमेट करने लायक नहीं हूं, और वो अकेले दम पे लड़े, उनके साथ और कोई नहीं था। कांग्रेस वहां पिछलग्गू पार्टी है, और बीजेपी के प्रधानमंत्री तक के और जितने भी उनके पास लाभ लश्कर के लोग थे वो सब चले गए। लालू जेल में है, तो सिर्फ जो चुनाव का फेस रहा वो सिर्फ नीतीश के माफ कीजिए लालू के बेटे का पूरा फेस रहा। लालू का चेहरा चुनाव में पूरी तरीके से गायब रहा। तो एक नौसिखिए ने बीजेपी और एनडीए को कहीं ना कहीं वह पानी जरूर पिलाया है। हालांकि जीत उनकी हो, सरकार कोई बनाए, लेकिन उन्होंने ये तय कर दिया, उन्होंने एक लाइन खींच दी। बीजेपी जिस तरीके से लगातार ये कहती नजर आती है, क्योंकि राहुल गांधी पर निशाना साधा जाता था, तेजस्वी पर निशाना साधा जाता था, तेजस्वी कहीं ना कहीं उस पूरी छवि से अब बाहर निकल कर आ रहे हैं। विवेक, आप कह रहे हैं कि एक नौसिखिए ना, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको भी अच्छा खासा अनुभव है कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाल चुके हैं और बिहार को बखूबी समझ चुके हैं। हालांकि 31 साल का ये नौजवान और बिहार की राजनीति में इस नौजवान ने जो कर दिखाया, इसको विवेक मैं इसको करिश्मा ही कहूंगा। सरकार बने या ना बने, सरकार बने या ना बने, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो अपने चेहरे पर एक एक दिन में 20 और 2 दर्जन तक तेजस्वी यादव ने रैलियां करी, और उस नौजवान ने साबित कर दिया कि नीतीश के खिलाफ, उस चेहरे के खिलाफ जो विकास का महापुरुष कहा जाता है, उस चेहरे के खिलाफ जो भविष्य का प्रधानमंत्री देखा जाता है, उस चेहरे के खिलाफ जो खुद को कहता है करप्शन मेरी सरकार में नहीं होता, उस सरकार में तेजस्वी यादव ने साबित किया कि मैं भी इस फाइट में हूं और मेरे को लोग पसंद करते हैं। तो नीतीश इस चुनौती को कैसे लेंगे और भविष्य के लोकसभा चुनावों में क्या तस्वीर आप देखेंगे? निखिल, नीतीश ने एक बड़ी बात चुनावों में कही थी, मैं फिर से तमाम दर्शकों को और आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं। उन्होंने कहा मेरा ये आखिरी चुनाव है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, क्योंकि नीतीश अब दोबारा चुनाव में नहीं जाएंगे। एक और चीज समझ लो, नीतीश इस बार भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, लेकिन तेजस्वी विधानसभा चुनाव लड़े। 15 साल से उनकी पार्टी सत्ता में नहीं, तो चंदा भी ठीक नहीं आया होगा। बिना हेलीकॉप्टर के उन्होंने सभाएं की, उन्होंने सभा के दौरान कहा कि साहब मुझ पर हमला करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। एक तरफ प्रधानमंत्री बीजेपी पूरा पैसे का लाभ लश्कर लेके लड़े। नीतीश 15 साल से उस राज्य में थे, उनके पास पूरी सत्ता को, कमोडिटी को मैनेज करने वाले लोग थे, उसके पास कुछ नहीं था। ये कहिए कि एक आदमी, महाभारत आपने देखा होगा, रथी और महारथी वर्ड जो था वहां, ये महारथी लड़े और वो बेचारा पैदल लड़ा। उसके बावजूद भी साइकिल पर पैदल चुनाव प्रचार, और एक तरफ हेलीकॉप्टरों का जमावड़ा, 20 सभाएं, उनकी सभाओं में हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं, उनको चुनाव आयोग की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से कभी परेशान किया जा रहा था। तो ये सब चीजों से लड़ते हुए एक नौसिखिया 30-31 साल का, यानी कि यार हम और आप, समझ गए ना, हम और आप, हमारे बीच के लड़का अगर उत्तर प्रदेश बिहार में इतने जातिगत आंकड़ों में उलझे हुए बिहार में अगर वो प्रयास कर रहा है, अगर बिहार में इस तरीके से काम अगर उसने किया कि अपने दम पर अभी शतक के करीब खड़ा हुआ है, जो आ रही है 109 सीटें और एनडीए 121 सीटें जो हमारे पास आंकड़ा ऑथराइज तौर पर आ रहा है, तो 109 सीटें उस बीजेपी और उस नीतीश की टीम के खिलाफ जो लगातार सत्ता में, उसके पास हर संसाधन है, वो संसाधन लेस होने के बावजूद अगर चुनाव लड़ता है, और इतना अगर प्रचंड तौर तरीके से अपनी सीटें लेके आता है सिर्फ अपने चेहरे पे। कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नहीं था, राहुल ने प्रचार विचार किया, लेकिन राहुल का चेहरा बिहार में बहुत ज्यादा टहलता भी नहीं है, और बीजेपी ने लगातार उनके खिलाफ 1-2 शब्दों का इस्तेमाल करके उनकी छवि को भी लगातार बिगाड़ भी रखा है। आपने कहा कि वो नौसिखिया नहीं था, वो डिप्टी सीएम रहा, लेकिन डिप्टी सीएम होने में और चुनाव लड़ने में बड़ा अंतर हो जाता है। डिप्टी सीएम आपको बना दिया जाए, आपके पास अफसर रहते हैं, अफसर काम करते हैं, लेकिन चुनावों में अफसर काम नहीं करते, चुनावों में खुद काम करना पड़ता है। तो ये चुनाव कहीं ना कहीं ये तय कर गया, लालू के लिए ये कहीं ना कहीं खुशी की बात होगी कि उसकी अगली पीढ़ी इस बार नहीं तो अगली बार बिहार की सत्ता को जरूर चैलेंज कर देगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तेजस्वी यादव ने रिसोर्सेज कितने थे, निश्चित तौर पर जिसकी सरकार रहती है उसके पास दल बल भी रहता है, उसके पास प्रशासन भी रहता है, उसके पास तमाम वो खुफिया विभाग भी रहते हैं जो हर सीट का एनालाइज करके पहले ही सरकार को दे देते हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा उनका ब्रांडिंग चेहरा जो कि इस बार चुनावों में उतरा। लेकिन एक विचित्र बात रही है लोगों को, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थोड़ी सी मिस्टेक रही विवेक जी। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनी, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा अपने शब्दों को,
बिहार में अगर हमारी सरकार बनी तो कोरोना की वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। ये जो दाव था ये उल्टा जरूर मुझे को पड़ता दिखा। तमाम राजनीतिक दल, इवन उनके जो सहयोगी दल थे वो भी थोड़ा सा इससे किनारा करते दिखाई दिए, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन तो सरकार का धर्म है, सरकार का एक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक भारतीय को मुफ्त में वो वैक्सीन मिले या लगवाई जाए। उसमें विभाजित करना, उसमें विभाजन करना कि बिहार के लोगों को तब फ्री मिलेगी, पहले आप हमारी सरकार बनाइए, महामारी की वैक्सीन के लिए इस तरह की राजनीति का इस्तेमाल करना, विवेक कितना सही मानते हैं इसको आप? निखिल, अगर इस चीज़ को हम लोग एनालिसिस करें, हम्म, क्योंकि बीजेपी को हमेशा से हम्म, वादे करने वाली पार्टी कहा जी, जाता है, आप भी जानते हो और हम लोग भी अच्छी तरीके से पहचानते हैं। हम्म, तो बीजेपी को दावों की पार्टी, वादों की पार्टी कहा जाता है, और वो वादे कभी खरे नहीं उतरते हैं। ये भी एक चीज उसमें नजर आई है हम लोगों जी, को। तो अगर इसको हम इस तरीके से निखिल एनालिसिस करें कि, क्योंकि अगर हम एमपी के चुनाव की बात कर लें तो एमपी के चुनाव में भी ये लगातार कहा गया शिवराज की तरफ से कि यहाँ वैक्सीन मुफ्त में लगेगी, वहां वैक्सीन मुफ्त में लगेगी। वैक्सीन है कहाँ निखिल? जी, ये भी एक बड़ी चीज है ना कि वैक्सीन है ही नहीं हम लोगों जी, के पास। और अभी वैक्सीन की स्थिति आने तक होगा क्या? अगर हम कोरोना के आंकड़ों की बात करें निखिल, जी, जी, वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने लाइव आकर कहा था, देश के नाम संदेश उस दिन दिया था 6 बजे करीब। जी, उस दिन उन्होंने कहा था निखिल के लोग बाहर ना निकलें, दिवाली घर में मनाएं, सेफ मनाएं। बिल्कुल, क्या ईवीएम पर वोट डालते समय लोगों को वहां पर सैनिटाइज किया गया? हर वोट के बाद क्या ईवीएम को सैनिटाइज किया गया? या फिर ये समझ लीजिए कि अगर चुनाव है तो सब कुछ माफ है, जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां आंकड़े बदल दिए जाते हैं? तो कोरोना महामारी को एक मजाक बना के कहीं ना कहीं सरकारों ने रख दिया, क्योंकि अगर कोरोना महामारी इतनी भयंकर थी निखिल तो वहां पर इलेक्शन टाले भी जा सकते थे ना। आपने इलेक्शन क्यों नहीं टाला? तो ये कोरोना महामारी सिर्फ एक बहाना। एक और हम अपडेट अब आपको बता देते हैं निखिल, इस वक्त जो जानकारी हम लोगों के पास निकल कर आ रही है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में 5 सीटों पर आगे चल रही है और 2 सीटों पर इस वक्त समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो 7 सीटों में उपचुनाव की स्थिति बताई जा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 28 सीटों का अगर हम लोग रुझान हमारे सामने जो इस वक्त निकल कर सामने आ रहा है उसमें साफ तौर पर यह चीज आ रही है कि वहां पर 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसके अलावा 8 सीटों पर कांग्रेस और 2 पे बीएसपी वहां पर आगे चल रही है। गुजरात के नतीजे, आंकड़े गुजरात के अभी हम लोगों के पास नहीं है, तो वो जानकारी भी जैसे ही हम लोगों के पास अपडेट आएगी उस पर भी हम बताएंगे। इसके साथ निखिल, उत्तर प्रदेश के उपचुनावों पर हम लोग वापस आ जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से कैंपेनिंग हुई, जिस तरीके से बात हुई, उसमें ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्योंकि जो आकलन उत्तर प्रदेश में तो हम लोग बैठे हुए, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ 3 से 4 बीजेपी और 2 से 3 समाजवादी पार्टी सीटें जीतेंगी। तो कहीं ना कहीं वो जो हम लोगों का आकलन था वो निकल कर सामने आ रहा है। कई चैनलों ने कहा कि बीजेपी 7 की 7 सीटें जीतेंगी, तो वो अभी उनका आकलन ठीक होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अब चुनाव के बाद निखिल एक और दिलचस्प बात है, यहाँ मैं डिस्कस करना चाहूंगा। क्या आप ये मानते हैं कि इस चुनाव में भी ईवीएम खराब और सही का मुद्दा उठ जाएगा? विवेक देखो, ये बात तो निश्चित है, क्योंकि जैसे एग्जिट वो जैसे ओपिनियन पोल जो ये सर्वे निकल के आए उसमें कहा गया महागठबंधन अच्छी खासी जीत बना रहा है। किसी किसी हमारे चैनलों ने तो 60 सीटों पर इसको एनडीए को निपटा दिया। और वहां पर एनडीए की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर जो भावनाओं के साथ एक दिन पहले किसी को मुख्यमंत्री और किसी को मंत्री के रूप में लोग देख रहे थे, उनका अगर विपक्षी दल उस सरकार में आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके मन में प्रश्न चिन्ह उठेगा कि एक दिन पहले तो जीत रहे थे, आज अचानक क्या होगा। और आज मैं चैनलों पर सुबह अपने चैनल पर भी वैसे भी मैं सुन रहा था, जो प्रवक्ता थे आरजेडी के, उनका क्या कहना था विवेक, में बड़ी विचित्र उन्होंने बात कही कि हमारी सरकार बन भी जाए, हमारी सरकार अगर बन भी जाए फिर भी हम ईवीएम के लिए वही धारणा रखते हैं, वही विचार रखते हैं कि गड़बड़ी की जा सकती है, ईवीएम सेफ नहीं है। तो इन राजनीतिक दलों की तो कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस की धीमी आवाज में इस बात को कहती है जी। और हालांकि आम आदमी पार्टी ने रोना बंद कर दिया ईवीएम पर कि आम आदमी पार्टी सरकार बन गई, पंजाब में वो लोग एग्जिस्ट हो गए। लेकिन अगर मैं जेडीयू की बात करूं, अन्य क्षेत्रीय दलों की बात करूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करूं या बहुजन समाज पार्टी की बात करूं, ये लोग ईवीएम को कोसते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अब आज का चीज अगर हम देखते हैं तो लगभग आपने कहा 4 से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। विवेक देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर मैं एक सीट को अगर छोड़ दूं
मैं एक सीट को अगर छोड़ दूं तो सारी भारतीय जनता पार्टी की ही सीटें थी। बिल्कुल सही बात। और उनकी बिल्कुल प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी कि अपनी जो जीते हुए उनके सांसद थे जो उन्होंने रिजाइन किया, उसके साथ ही साथ जो अन्य सीटें थी या किसी की मृत्यु हुई वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, तो उनको जीतना ही जीतना है और हर सूरत में, क्योंकि महाराज की ये सरकार है और महाराज कहते हैं मेरा दबदबा है, मेरे से लोग खुश है, तो ये महाराज को सिद्ध करके दिखाना होगा कि उपचुनाव में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करेगी या फिर फाइट में रहेगी या समाजवादी पार्टी बढ़त बनाएगी। निखिल, अगर इसको हम इन 7 सीटों के नतीजों की हम लोग निखिल बात करें, रुझानों की माफ कीजिएगा शुरुआती है, उसमें 2 चीजें मेरे गले नहीं उतर रही। अगर हम देवरिया सीट की बात करें जहां पर बीजेपी आगे चल रही है, ठीक है ना, इसके साथ ही बीजेपी एक अमरोहा की सीट है जहां से पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की मृत्यु हुई थी, वहां पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है क्योंकि बीजेपी ने उसको एक और आइकन बनाया था। एक बांगरमऊ में बीजेपी आगे चल रही है क्योंकि इन सब सीटों में जिस तरीके से देखा जाए, अगर हम देवरिया की बात करें तो वहां शुरुआती रुझानों में लग रहा था कि समाजवादी पार्टी उस सीट को अच्छी तरीके से जीत जाएगी। इसके साथ ही अगर हम लोग अमरोहा की बात करें तो वहां लग रहा था कि चेतन चौहान की मृत्यु के बाद वो सीट उनकी पत्नी बड़े आसानी से जीत जाएंगी, तो वहां जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसके साथ ही बांगरमऊ उन्नाव की जो सीट थी उस पर कहा जा रहा था कि जिस तरीके से कुलदीप सेंगर का प्रकरण हुआ था उसके बाद बीजेपी वहां हार तय है, तो कहीं ना कहीं इन सारी जगहों पर जो 3 सीटें मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई, एक हम लोग अगर टूंडला की बात कर लें, वो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है फिरोजाबाद, वहां पर शुरुआती रुझान में लग रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी उस सीट पर पीछे है और बसपा प्रदर्शन अच्छा करेगी, जो लोगों का जनमानस का निकल कर आ रहा था। लेकिन वहां हम लोगों ने देखा कि बसपा तीसरे नंबर की पार्टी सिर्फ कागजों में वहां नजर आ रही है, हालांकि 5-6 हजार वोटों का अंतर सपा और वहां है उसमें, तो वहां कहीं ना कहीं हम लोग ये माने कि टूंडला में बसपा ने प्रदर्शन ठीक नहीं किया। विवेक देखो, मैं इसको दूसरे तरीके से मैंने आपको बताया था कि टूंडला के अंदर की स्थिति थी, वहां पर एक नाराजगी भी थी। वहां पर नाराजगी इस बात की थी कि पहले तो वहां पर जो विधायक जीते, जो एसपी सिंह बघेल वहां से आते थे, उनको फिर सांसद की टिकट दे दी गई, जो कि ऑलरेडी मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में। हल्की सी नाराजगी लोगों की हुई जब हमने जिताया, हमने भरोसा जिताया और मंत्री आप बने, फिर आपने इस्तीफा कैसे दिया और आप क्यों सांसद के लिए। दूसरा विषय भी, उस सीट पर एससी क्योंकि सीट है, उस पर एसपी सिंह बघेल क्योंकि बघेल समाज से आते हैं, उनकी जातिगत चीजों को लेकर वहां पर हाई कोर्ट में मामला चला गया, तो हाई कोर्ट ने वहां स्टे लगा दिया। 1 साल पूरा खराब हुआ जिसमें उस 1 साल में टूंडला का कोई विधायक ही नहीं रहा क्योंकि मामला हाई कोर्ट चला गया। वहां पर भी लोगों में नाराजगी थी। अब जब दाव लगाने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने धनगर समाज के व्यक्ति पर, प्रेमपाल सिंह धनगर पर दाव लगाया। हालांकि प्रेमपाल सिंह धनगर की आप फेसबुक प्रोफाइल देखेंगे या वैसे देखेंगे तो लिव्स इन एटा करके आता, तो स्थानीय कार्यकर्ताओं में वहां नाराजगी थी। अब लेकिन मैं और बात करूं कि जो दूसरा दाव लगाया वो समाजवादी पार्टी ने लगाया, वो महाराज सिंह धनगर पर लगाया, यानी कि दोनों एक ही समाज के व्यक्ति हो गए। तो इसका फायदा बहुजन समाज पार्टी ने उठाने की कोशिश की। जिस तरीके से उन्होंने जो दाव लगाया, चक समाज पे दाव लगाया जो कोर एससी से आते हैं, तो जब हम टूंडला में गए, हमने वह एनालाइज किया, तो ये तो हमने एनालाइज कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान नहीं है। एक तो खुद के बागी जो टिकट मांग रहे थे या जो भी थे, कार्यकर्ताओं के सम्मान के बात को लेकर वो लोग नाराज थे, और साथ ही साथ अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो समाजवादी पार्टी के जो महाराज सिंह धनगर थे वो मूलतः आगरा में रहते हैं और चुनाव टूंडला का था। लेकिन अगर मैं मूलतः कैंडिडेट की बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी ने चक समाज का व्यक्ति उतारा, वो जरूर संपत्ति बटोरना चाह रहा था। लेकिन अब जनता के मन में क्या था, कई जगह पर चुनाव का बहिष्कार हुआ, कई गांव के गांव चुनाव में इसलिए मतदान नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उनके गांव में एक सड़क नहीं बनी थी, कहीं ट्यूबवेल नहीं लगा था, कहीं लाइट की दिक्कतें थी, तो बहुत सारी पेचीदगियां टूंडला वाली सीट पर थी। और टूंडला की एक विशेष बात और कि टूंडला सीट फिरोजाबाद के अंतर्गत आती है और फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। हालांकि वर्तमान सांसद फिरोजाबाद के अक्षय यादव नहीं है, पिछली बार वो अक्षय यादव थे। वर्तमान अगर मैं सांसद की बात करूं तो वो शिवपाल सिंह यादव जब मैदान में होते तो चंद्रसेन यादव भारतीय जनता पार्टी के जीते। लेकिन मूलतः मैं बात करूं समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाला फिरोजाबाद, जिसमें टूंडला सीट है, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर इसी के लिए उनके मंत्री ने इस्तीफा दिया था। तो देखना होगा
2 बजे तक। निखिल, अगर हम दूसरे तरीके से एनालिसिस करें, क्योंकि अगर बीजेपी 6 में से अगर 5 सीट वहां जीत पाती है टोटल 7 में से, तो क्या योगी की सरकार पर सवाल उठेंगे या फील गुड कह के फाइल बंद कर दी जाएगी? येन केन प्रकारेण अगर 7 में से 6 सीटें बीजेपी जीत लेती है, ईवीएम बीवीएम जो विपक्ष आरोप लगाएगा इस तरीके से, जो भी उसमें सच्चाई हो या ना हो, उसके आधार पर अगर बीजेपी ये जीत लेती है तो विपक्ष क्या कहेगा निखिल इस पूरे उस पर? तीसरा सवाल मेरा ये है कि अगर ये रिजल्ट क्या 2022 के विधानसभा चुनाव का जो होने वाला है, क्या उसका सेमीफाइनल होगा या फिर हमेशा से सत्ता के पक्ष में उपचुनाव रहा है उस आइकन को देखा जाएगा? निखिल, विवेक, देखिए आपने कहा ना सत्ता के पक्ष में उपचुनाव रहा है, तो मैं आपको एक दौर याद दिलाना चाहूंगा जब सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस समय लगभग 12 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिस समय भारतीय जनता पार्टी की कमान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लाल हाशिए पर डाले हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि अपनी किसी घोषणा का इंतजार करते करते बड़ा समय हो गया, वो उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और उनके ही लीडिंग टीम ने या कहूंगा उनके नेतृत्व में उस समय भारतीय जनता पार्टी में से, विवेक इस बात को सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर विजय हासिल करी थी। तो ये कहना कि उपचुनाव उस सरकार के पक्ष में जाता है, ये थोड़ा सा मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उपचुनाव में हालांकि निखिल इसमें एक चीज और नजर आएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके दोनों डिप्टी सीएम, पूरी सरकार चुनावों में लगी रही, लेकिन विपक्ष में अगर हम लोग बात करें तो ना अखिलेश चुनाव प्रचार में गए, न नेताजी चुनाव प्रचार में गए, समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा चुनाव प्रचार में नहीं गया। तो क्या वो इस कारण नहीं गए क्योंकि अगर वहां उनकी हार होती है इनके चुनाव प्रचार के बाद तो पार्टी किस तरीके से मुंह दिखाएगी, पहली चीज, या वो इसलिए नहीं गए क्योंकि इस चुनाव का बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है, 1.25 साल के लगभग बाकी मेन चुनाव में बाकी है, तो इसलिए नहीं गए? किस तरीके से समझा जाए निखिल इसको? विवेक, देखिए ऐसा है, अगर मैं समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरों की बात करूं, रामगोपाल यादव तो अपनी राज्यसभा सीट के लिए लगे थे, राज्यसभा में नामांकन होना था, उनको जीत के आना था। अच्छा, मैं बात करूं मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव क्योंकि कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जब मुलायम सिंह यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो उनके स्वास्थ्य को लेकर और उनकी तबीयत को लेकर अखिलेश यादव भी चिंतित थे, क्योंकि ये निश्चित तौर पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के परिवार के लिए, उनके मुखिया मुलायम सिंह यादव की अगर तबीयत खराब हो जाती है तो परिवार पर उसका असर पड़ना स्वाभाविक है। खैर, ये तो रही उनके अपनी वाली बात, लेकिन ये बात जरूर है कि यादव परिवार इस उपचुनाव में उतरकर नहीं आया, क्योंकि उनके परिवार के अगर मैं सदस्यों की बात करूं तो करीबन 2 दर्जन लोग हैं जो उस परिवार से सीधे इत्तेफाक रखते हैं, वो भी बड़े बड़े चेहरे हैं, वो भी अगर उपचुनाव में उतरकर ना आए तो हो सकता है योगी सरकार की जितनी चिंताएं थी उपचुनाव को लेकर उतनी चिंता समाजवादी पार्टी को ना हो और वो 22 की तैयारी में लगे हो। नहीं निखिल, आपकी बात इस तरीके से हो सकती है, लेकिन एक और चीज इसमें बड़ी दिलचस्प ये है कि अगर बीजेपी का पूरा हाईकमान चुनाव में लग जाता है प्रचार में और उसके बावजूद भी बीजेपी पिछले बार का जो उनका रिकॉर्ड था उसको नहीं तोड़ पाती है, तो किस तरीके से इसको समझा जाएगा? विवेक, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड था 300 से ऊपर सीटें लाने का उत्तर प्रदेश में, यदि इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी बढ़त बना लेती है तो ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने का विषय हो जाएगा कि आखिर कमी कहाँ रह गई। और कोरोना की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर जो परसेंटेज कम रहा वो कोरोना की वजह से भी एक उसका कारण माना जा सकता है, क्योंकि लोगों के मन में डर था, लोगों के मन में यह था कि एक ही ईवीएम को सभी लोग छू रहे हैं या उसी रास्ते से गुजर रहे हैं या उसी एक केंद्र में जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह रही कि लगभग 50 से 55% का फिर भी वो आंकड़ा निकल कर आ गया इस उपचुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश में, जबकि वो सिर्फ 1 साल का विधायक चुनने जा रहे हैं। एक बड़ा कारण ये भी है कि वो बटन दबा रहे हैं वो सिर्फ 1 साल के प्रतिनिधि के लिए दबा रहे हैं, कोई 5 साल के प्रतिनिधि के लिए नहीं दबा रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव है, 22 में चुनाव है, अगले साल इन दिनों में सरगर्मियां तेज हो जाएंगी, नवंबर दिसंबर से माहौल शुरू हो जाएगा, तो लोगों ने हो सकता है घर पर रहे हो, सोचा हो कि हम तो 22 में एक साथ निर्णय लेंगे। निखिल, बहुत दिलचस्प पूरा चुनाव रहा है कि एक तरफ एनडीए और एक तरफ एनडीए की विपक्षी दल। हाथरस में जिस तरीके से गैंग रेप के बाद तमाम लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे थे, उसके बाद वोट परसेंटेज कम हो जाना
तो क्या ये माना जाए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी अगले फुल फ्रेश यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में देखें? विवेक देखिए, उत्तर प्रदेश में तो वैसे ही बहुत चुनौतियां हैं। कानून व्यवस्था को लेकर अलग चुनौती है, रोजगार को लेकर अलग चुनौती है, विकास को किए गए वादों को लेकर अलग चुनौती है। कहा गया था 100 दिन में हम सड़कों के गड्ढे भर देंगे, लेकिन सड़कें गड्ढों में तब्दील होती दिख रही हैं कई जगह पर। लेकिन अगर मैं बात करूं विपक्ष की, तो विवेक उत्तर प्रदेश में एक अच्छी बात ये भी है कि वर्तमान में अगर मैं विपक्ष की बात करता हूं तो बहुजन समाज पार्टी की रिप्लेस जी बहुजन समाज पार्टी की जगह पर जो खड़ी दिखती है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस की प्रियंका गांधी है, जिनका संगठन इस समय जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। और समाजवादी पार्टी तो सड़कों पर उतरना शुरू कर ही चुकी है। तो एक साल का ये जो समय है, और जनता के मन में क्या है, जनता किन बात को, हालांकि एक मैं अल्पसंख्यक वर्ग की बात करूं, वो सीएए और एनआरसी को लेके काफी संशय में था और सारी चीजें थी। लेकिन एक बड़ा विषय जो उत्तर प्रदेश का है वो लॉ एंड ऑर्डर का। उत्तर प्रदेश में सरकार बदलती रही, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपने राम राज्य की जो भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना की बात की थी, हालांकि राम मंदिर तो बनता दिख रहा है, ये भी सभी के लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर राम राज्य की मैं बात करूं तो राम राज्य को लेकर योगी सरकार के तमाम वादे, और कई बार तो बीच में इन तमाम राजनीतिक दलों ने जातिगत चीजों को भी उठाया। कहीं कहा ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, कहीं कहा कि व्यापारी वर्ग पर अत्याचार हो रहा है। तो ये इस उपचुनाव में कितना काम करेंगे 2 बजे तक तो हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन 22 के लिए मुद्दे योगी सरकार के लिए भी बहुत ज्यादा चीजों को आसान ना समझा जाए, क्योंकि इनके वो विधायक जो भारी पार्टियों से आए थे, जिन्होंने आके टिकटें प्राप्त की थी, उनकी टिकट कटती है तो वो क्या करेंगे। और अंदर के जो लोग हैं जो ऑलरेडी टिकटों को मांग रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो एक सीट पर एक ही व्यक्ति को टिकट दी जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कुनबा बहुत बड़ा है, लोगों की अपेक्षाएं बहुत है, पार्टी से उम्मीदें बहुत है, और जनता को उम्मीदें बहुत है या थी। तो ये विषय जरूर 2022 में विवेक भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेंगे और उत्तर प्रदेश के लिए रहेंगे।